मेरा नाम आकिब खान है और इस साल यूपीएससी सीएससी 22 में मेरे को 268 रैंक प्राप्त हुई है ऑल इंडिया। और ये मेरा तीसरा प्रयास था और पहला इंटरव्यू था, दूसरा मेंस था। कि यूपीएससी प्री के लिए बच्चों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उनको क्या पढ़ना चाहिए और मेंस के लिए उनको क्या एग्जैक्ट में चाहिए। तो साथियों सलाम नमस्कार, स्वागत है आपका राह सक्सेस में। तो हम आज हैं आकिब सर के साथ। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम, आपकी रैंक। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आकिब खान है और इस साल यूपीएससी सीएससी 22 में मेरे को 268 रैंक प्राप्त हुई है, ऑल इंडिया रैंक। और मैं राजस्थान के अलवर ज़िले के गोविंदगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरा तीसरा प्रयास था और पहला इंटरव्यू था, दूसरा मेंस था। अ, सर जैसे कि आप बताया आपने कि मैं राजस्थान अलवर के छोटे से गांव से हूँ। जैसे कि सर आपको कब लगा कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे इतना बड़ा टारगेट ये अचीव करना है? आपको कब मोटिवेशन मिला, कब आपने ये ठाना? 11वीं तक तो पता नहीं था, पर थोड़ा बहुत कानों में आया था कि आईएएस की कोई जॉब है जो बहुत ताकतवर है। और शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि कुछ भी काम तूफानी करने की एक वो हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है हमारा, क्योंकि परिवार ही ऐसा है। तो 11वीं में सोचा था कि इंशाल्लाह करेंगे, कभी मिलेगा मौका। तो 12वीं से हमने हमारा पढ़ना शुरू किया। 11वीं तक तो मैं पढ़ता नहीं था। जी जी। तो उसके बाद 80% मार्क्स आ गए, तो थोड़ा बहुत घर वालों का भरोसा आ गया। तो फिर इसके बाद 1 साल आईआईटी करके मेरे वहाँ अच्छे मार्क्स आए, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब कुछ भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर मैं 17 से थोड़ा तैयारी शुरू किया, 18 से मैं सीरियस लग गया। सर आपने बताया कि आईआईटी, आप पूरी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे? आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, उसके बाद आपने क्या किया, फिर आप यूपीएससी के लिए कहाँ गए, वो सारे एक बार बताएंगे प्लीज़? अ, मेरी 5th का क्लास तक तो मैं गाँव में ही, एक स्कूल था यहीं पे ही, वहाँ पढ़ा था। इसके बाद हमारा जो होम टाउन है 5 किलोमीटर दूर, वहाँ तक मैंने 12th तक स्कूलिंग की है। और अलवर की जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है, यहाँ से मैं नॉन कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ, यहीं से मेरी बीए क्लियर हुई है। 20 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और 20 से ही मैंने अटेम्प्ट देने शुरू किए हैं। 1 साल मैंने बीच में 12वीं के बाद आईआईटी की तैयारी की थी सीकर। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मैं आईआईटी मेरे को प्रॉपर नहीं मिली थी, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया था। उसके बाद जैसा कि मेरा प्लान था ही कि मेरे को आईएएस करना है, तो मैंने बीए चुना ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, यहाँ टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बीए करने का सोचा। और वो बार 18 में सेकेंड ईयर में मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। और 20 में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था और पहला मेंस प्री निकल गया था, और मेंस उस टाइम थोड़ा रह गया था। और थर्ड अटेम्प्ट था ये, और इस बार इंशाल्लाह हो ही गया है। शुक्रिया सर। तो आपकी माने तो हम आपने नॉन कॉलेज से मत्स्य यूनिवर्सिटी से बीए किया है। अपने स्कूलिंग अपने लोकल के यहाँ से ही की है। सर आपने कोचिंग की थी और कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी? आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि आप 24 में से कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए? उनको किस किस तरह आप मोटिवेट करना चाहोगे इसके लिए? अ, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई व्यक्ति जो 10 घंटे में पढ़ सकता है, हो सकता है कोई ऐसा हो जो 6-7 घंटे में पढ़ ले, या फिर दूसरा कोई 14 घंटे में पढ़ पाए उस चीज़ को। तो कोई भी घंटे डिसाइड करना ये तो कोई अच्छी बात भी नहीं है। पर यह है कि यूपीएससी की जैसी तैयारी है, जिस तरह का इसका सिलेबस है, 8 से 10 घंटा एवरेज बंदा लेता है रोजाना। और 1-1.5 साल आपको 8-10 घंटे अगर आप पढ़ाई निकाल लेते हैं, तो इसका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका मुकद्दर है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस वाली जर्नी है। हो सकता है आपका अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट में हो जाए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। जनरली तो औसतन तौर पर तो चौथा पांचवें अटेम्प्ट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। यही इस तरह की जर्नी है। और रही मोटिवेशन की, तो यूपीएससी की तैयारी कोई फरिश्ते तो करते नहीं है, सेलेक्ट होने वाले हम जैसे ही बंदे होते हैं। आपके सामने सेलेक्ट होकर मैं बैठा हूँ, तो आपको अगर लग रहा है कि आप में कैपेसिटी है और आप कर सकते हैं, तो आसानी से कीजिए। बाकी स्ट्रेटजी की ज़्यादा लड़ाई होती है घंटों की तुलना में। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप घंटे डिसाइड ना करें, बल्कि ये डिसाइड करें कि आपको उस दिन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब आप वो पढ़ लेंगे, तो आपका चाहे वो 6 घंटे में हो जाए, चाहे 5 घंटे में हो जाए, उसको दिमाग मत लगाइए, हो जाए फिर आप रेस्ट कीजिए आराम से। मेरा सबसे यही प्लान होता था। मैं एक एक महीने का प्लान बना के रखता था कि हाँ, इस दिन ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतने दिनों में ऑप्शनल क्लियर करने ना है, इतने दिनों में ये चीज़ पढ़ लेनी है। तो उस टाइम को उसी हिसाब से फिर मैनेज करते थे। अब उसमें हो सकता है कितना भी घंटे लग सकते हैं, आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करिए, लेकिन घंटे फिक्स मत कीजिए कि मैं तो 12 ही घंटे पढ़ूंगा। ये चीज़ें नहीं होती हैं पढ़ाई में। सर मैं पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी प्री के लिए बच्चों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उनको क्या पढ़ना चाहिए और मेंस के लिए उनको क्या एग्जैक्ट में चाहिए? आप प्लीज़ शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे? प्री की थोड़ी और मेंस की स्ट्रेटजी दोनों अपने आप में थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है इनमें। जनरली जो कोई बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है, तो उसके लिए चाहिए कि वो अपने बेसिक्स को अच्छे से करे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो एनसीईआरटीज़ को पढ़े, या एनसीईआरटीज़ ना पढ़े तो आजकल कोचिंग्स के अच्छे अच्छे कंपाइलेशन आ गए हैं। तो किसी एक कोचिंग के कंपाइलेशन उठा ले और उनको अच्छे से रट डाले, और उनका इतना रिवीजन करे कि वो आप चीज़ का उनमें आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें। और कई बार ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे पढ़ के, तो यूट्यूब पे क्लासेस पढ़िए, मिल जाएंगे आपको, कहीं भी किसी भी टीचर की। एक टीचर को फॉलो करो, उसको पढ़ लो।
जब आपके सारे बेसिक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ, आपको लगे कि हाँ, अब आपका बेसिक हो गया है, तो बेसिक जो किताबें हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम इनको भी पढ़ लें। ये आपका मोटा-मोटा मेन सिलेबस है जो आपने कर लिया है। उसके बाद आपको क्या है कि अगर आप मतलब 1 साल है तो फिर मेंस के जो सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए। जैसे एथिक्स की क्लासें ले लीजिए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा कर लीजिए। उसके बाद जब प्री में 6 महीने जब लास्ट में रह जाते हैं तो 6 महीने आपको पहले अड्डे में प्री के लिए देने होते हैं। वहाँ पर सारी स्ट्रेटजी सिंपल है, आपको लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करना है, उनको लगाना है, उनको देखना है और उसके अलावा अच्छे से रिवीजन करता है। जितना भी आपने अब तक पढ़ा है उसको ठीक-ठाक 5-7 बार 10 बार उसको रिवाइज़ करके जाना है। कोचिंग्स के लास्ट में कंपाइलेशन आते हैं, जैसे विजन का पीटी 65 आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं लास्ट में जाके, उसको अच्छे से आप रट सकते हैं। और आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाएं उतने कम है। मॉक टेस्ट से आपको प्रैक्टिस आएगी और चीज़ें कॉन्फिडेंस आएगा। और आजकल सीसेट जैसा कि 23 का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, तो सीसेट भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। आप सीसेट को भी कमतर नहीं समझ सकते। और रही बात मेंस की, तो मेंस का मामला थोड़ा डिफरेंस होता है। मेंस में भी किस कोचिंगों के अच्छे-अच्छे कंपाइलेशन है। किसी एक या तो आप ऐसा करें, आपके पास टाइम है कि आप सिलेबस के हर टॉपिक को, मेंस में जितना भी सिलेबस है हर टॉपिक के ऊपर नोट्स बना लें अपने पर्सनल। उसके लिए आपको टाइम लगेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मेंस के सिलेबस को देखें और उसको समझें कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं। थोड़ा ओनली आईएएस एक चैनल है, उसका आप सुन सकते हैं, वहाँ पर वो एडिटोरियल डिस्कशन कराता है। थोड़ा करंट आपको कैसे पढ़ना होता है ये भी समझ में आपको आ जाएगा वहाँ से। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने पहले कभी मेंस की तैयारी नहीं की है, तो आप किसी एक कोचिंग के कंपाइलेशन उठा लो। मेंस के एक कोचिंग के कंपाइलेशन उठा लो और उनको हेडलाइन करके, अंडरलाइन कर करके उनको अच्छे से रट्टे मारो और कुछ कुछ चीज़ें जो टाइम के साथ करंट में आनी है उनको उसमें ऐड कर लो बस। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, किसी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और कोई एक अपने आसपास मेंटर हो उसको देख लो, कोई लड़का हो दोस्त हो उसको आंसर्स दिखाओ। ये सारा मेंस का सारा फंडा है और आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग अच्छे से होना चाहिए। ऐसे के लिए आप जैसे एक पीयूष सर हैं तो उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसने अच्छी वीडियो डाली हुई है। या फिर कोई और जो आपको सही लगे वहाँ आप ऐसे की स्ट्रेटजी देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे का सारा मामला प्रैक्टिस का होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपके ऐसे में निखार आता है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि आपको पूरी एक कहानी लिखनी होती है। पूरा पूरा पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें एक मास्टर जो उसको पढ़ता है, टीचर जो उसको लगता है कि यार चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे के लिखने की अपनी एक कला है जिसको आपको सीखना होगा। इसके अलावा आपका एथिक्स भी ठीक-ठाक अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप क्लासें फ़ेवर कर सकते हैं किसी भी एक टीचर की। आप इंग्लिश मीडियम में तो आप लोकमान आईएएस देख सकते हैं, या फिर हिंदी में है तो आप कोई ना कोई कंपाइलेशन उठा सकते हैं। जैसे धर्मेंद्र जाकर है, हमारे दोस्त हैं, उनके आप चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, उसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और ऑप्शनल आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। आप अच्छे से रिवीजन करके, हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री, कोई इन 2 में से कोई एक ऑप्शनल चुन सकते हैं। इंग्लिश में है तो आप कोई सा भी ऑप्शनल ले सकते हैं। जनरली बच्चे सोशियो एंथ्रो लेते हैं, इनमें से आप अपना जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हैं आप। ये सारी स्ट्रेटजी होती है। ये टाइम के साथ ऑब्जर्वेशन आती है, धीरे-धीरे आप प्रिपरेशन करते हैं, चैलेंजेज आते हैं, फिर आप उनको सही करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना होता है। सर जैसे बच्चे कहते हैं वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो कभी किसी की वीडियो देख रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या चाहिए, एग्ज़ैक्टली में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या गेट करना चाहिए। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, किन से उसे मोटिवेट चाहिए? यूपीएससी की तैयारी में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, गाइड क्या है, क्या आसपास की चीज़ें इधर-उधर की बहुत पढ़ लेते हैं। जो छोटे एग्जाम होते हैं इनमें तो फिर भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा, टीचर्स मिल जाएंगे और कोचिंग भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें होती है कि आपको ये समझ पैदा हो जानी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जनरली जब कोई बच्चा शुरू करता है और उसके आसपास कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है और ये इधर-उधर की चीज़ें पढ़ लेता है, लेकिन एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसके अनुसार वो नहीं पढ़ता। फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है वो भी बहुत नेगेटिव रहता है और बच्चे डिप्रेस होता है जनरली। होता ये है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है और इसके लिए आपको बहुत चुनिंदा चीज़ें पढ़नी होती हैं और स्ट्रेटजी भी उसी तरीके से बनानी होती है और यहीं आपका मेंटर जो गाइडर होता है उसका रोल आ जाता है। यूपीएससी में गाइडर का रोल बहुत बड़ा है। शुक्रिया सर। तो जैसे बच्चे कहते हैं कि उन्हें फ़ोन से भी डिस्टर्बेंस होती है, उन्हें किन-किन चीज़ों से डिस्टर्बेंस होती है, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा। आपको लगता था कि ये मैं छोड़ दूँ तो ये अच्छा रहेगा, मेरे को आगे काम में ये नहीं आने वाला। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहोगे या क्या चीज़ें हैं जो छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? आजकल जिस तरह से लड़के फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम में रील्स देखना, सोशल मीडिया, तो इसका तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है ये। फ़ोन का देखो आपके लिए ये एक ऐसा यंत्र है कि डबल एज स्वॉर्ड है, आप दो द्विधारी तलवार है। आपके लिए काम भी बहुत आ सकती है और ये आपका नुकसान भी बहुत पहुँचा सकती है। काम में ये है कि आप इससे मतलब जो चीज़ें आपको ऑफ़लाइन मिलती है, ऑनलाइन आपको 1 मिनट में मिल जाएगी। सारे फ़ॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं यूट्यूब से कहीं भी, नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, क्लासें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके
नुकसान भी बहुत है। अगर आप इसका नेगेटिव यूज़ करना चाहें तो उसकी भी कोई सीमाएँ नहीं है। तो आप में इतनी बेहतर समझ होनी चाहिए कि आप फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ करें। अपनी जो लाइफ़ है, वे ऑफ लाइफ़ है, वो आपकी हेल्दी रहे और आप इतना सोशल आप इतना डिप्रेस ना हो जाएँ, इतने कट ना जाएँ समाज से कि आप बिल्कुल फ़ोन से दोस्ती हो जाए और समाज से कट जाएँ। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए और आपकी पढ़ाई आपके जो गोल्स हैं, उनके साथ आपका फ़ोन मेंटेन रहे। जैसे मैं सोशल मीडिया चलाता था, हमेशा से चलाता आ रहा हूँ, कभी बंद नहीं किया। लेकिन वो है कि जब पढ़ाई आती थी तो सोशल मीडिया एक तरफ रहता था। उसको कभी मैंने यूज़ नहीं किया और दूसरी तरफ ये है कि नेगेटिव यूज़ मत कीजिए इसका। आप मतलब कुछ भी पोस्ट डाल रहे हैं बिना सोचे-समझे, आप में इतनी भी समझ नहीं है कि आप क्या-क्या डालना है, क्या नहीं है। आजकल ये चीज़ें मैं फेसबुक पे ज़्यादा देखता हूँ, हमारे मेमो में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। तो सर बच्चे जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं एक्चुअली उनके दिमाग में बर्डन तो होता ही है कि यूपीएससी बहुत टाइट चीज़ है, बहुत कड़ी चीज़ है, उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा उनको टेंशन सी बनी होती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप कितने घंटे से इतना टाइम निकाल के आप माइंड को फ्रेश भी कीजिए? उस माइंड को फ्रेश करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कितने घंटे? तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यूपीएससी की तैयारी थोड़ी रोबोटिक हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। बच्चा रोज़ाना एक ही शेड्यूल फ़ॉलो करता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार लाइफ में चल क्या रहा है, मतलब एक जैसी ज़िंदगी जैसे मशीन काम करती है ना सुबह-शाम, ऐसा हो जाता है। तो मैं तो ऐसा करता था कि नमाज़ पढ़ता था 5 वक़्त की, तो इससे थोड़ा नम दिमाग फ्रेश रहता है। नींदें पूरी लेता था 7-8 घंटे आसानी से। थोड़ा गप्पे-सप्पे, चाय-वाय भी पीता था और जो बचा-कुचा 8-10 घंटे का, क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो 8-10 घंटे उसमें निकल जाते हैं। तो पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अच्छे आउटपुट के साथ, एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करें 8 से 10 घंटे। नमाज़ पढ़ें, सोने वक़्त जितनी आपकी नींद है उतना पूरी नींदें लें। जहाँ गप्पे मारने हैं, दोस्तों के साथ घूमना है वहाँ घूमें, चाय पिएँ अच्छे से, सबसे बेहतर तरीका है। इसको अदल की ज़िंदगी कहते हैं, यही हमारे नबी ने भी कहा है। और कोई भी जो बंदा है या कोई भी जो मेरे बहुत से दोस्त क्या है योगा वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप जो भी आपको सही लगे वो कीजिए। फ्रेश माइंड रख आपका साइकोलॉजिकली आपको फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो सर का कहना है कि इसको इतना बर्डन में मतलब हाँ, ठीक है आपको अचीव करना है, एक बहुत बड़ा गोल आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको माइंड फ्रेश के लिए जैसे आपने बताया वो नमाज़ पढ़ते थे, बहुत अच्छी बात है। आप अपने से रिलीजन से जुड़ के रहिए, आप मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़िए, आप हिंदू हैं तो पूजा कीजिए। आप उस चीज़ में थोड़ा-सा आप इन्वॉल्व हो सकते हो माइंड फ्रेश के लिए, आपको बर्डन उतना नहीं रहेगा, फिर आप उसमें थोड़ा टाइम दोगे तो। थैंक यू सर इसके लिए। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितने महीने आपने इसके लिए पढ़ाई की और आपने रोज़ाना कितने-कितने घंटे इसके लिए दिए? और आपने सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें मतलब इंटरेस्ट किसमें दिखाया? आपने कौन-सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ा? आपने कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा पढ़ी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लगाव था? आप बच्चों को जो मैसेज देना चाहोगे आप इसको अच्छे से पढ़िए या आपको इतने टाइम पढ़ना चाहिए, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? यूपीएससी की जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें बच्चे के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स में ये है कि आपका जो कोर सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें जो मेन चीज़ें वो आपके अच्छे से रटी हों, उनके सिलेबस उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। सबसे पहली बात तो ये तो, और ये चीज़ें क्लियर होती हैं रिवीजन से। आप जितना रिवीजन करेंगे इतना आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना ही होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट हो ना हो वो तो आपको पढ़ना ही है अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया जाता है वो ऑप्शनल के लिए ही दिया जाता है। जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर था तो मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ा था, क्योंकि बाद में रो सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट भी यही है। तो आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्रोपोर्शन के अनुसार होना चाहिए कि जैसे ये अब ऑप्शनल 500 नंबर का है तो इसको आपको आज बहुत अच्छा टाइम देना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं तो उनको थोड़ा टाइम में करना है। कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा देना है। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करना है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब घंटे आपको कितने भी लग सकते हैं, मैं पहले भी कहा था कि 7 घंटे 8 घंटे कितने भी लग सकते हैं, आप घंटों पे ध्यान मत दीजिए। बस ये कि थोड़ा लाइफ को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं कि तब पढ़ाई में घुस गए तो घुस गए। पढ़ाई करने का एक अच्छा तरीका होता है। ना तो पढ़ाई इससे होती है कि आप एक दिन 15 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन सो जा रहे हैं। इससे पढ़ाई नहीं होती। आप रोज़ाना पढ़िए, 8-10 घंटे कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको मेंटेन रखिए। बस यही सबसे बेहतर तरीका है। थैंक यू सर। तो सर का कहना है कि आप इतना भी बर्डन मत लीजिए। आप एक गोल को अचीव कर रहे हैं लेकिन उसमें से थोड़ा समय आप हर चीज़ के लिए निकालें। अपनी नींद भी आप पूरी रखिए। नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आप ये नहीं कर सकते। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो आप मेंटली सही नहीं रहोगे, आप हेल्थी भी सही नहीं रहोगे, फिज़िकली भी आप सही नहीं रहोगे। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें ही मेंटेन करनी चाहिए। तो सर आप बाकी चीज़ों के लिए क्या कहना चाहोगे? बच्चों को किस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो किन-किन चीज़ों में इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? किन-किन चीज़ों से इनको दूर रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उससे बच के रहिए। एडिक्शन बहुत बुरा है इसका। दूसरा ये है कि आप जो भी आपके चारों तरफ ऐसा इस तरह का सर्किल है जहाँ नेगेटिव बातें ज़्यादा होती हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो बातें, ये बातें, वहाँ उस सर्किल को छोड़ दीजिए, उसमें मत रहिए। और कोई भी ऐसा बंदा जो आपको डिप्रेस करता हो, जो जिससे बातें करके आपको कंफर्टेबल फील ना होता हो, उसके साथ मत रहिए। इस तरह के लोगों से जहाँ आपको लगे कि यार यहाँ ये बंदा आपके साथ सही नहीं है, उससे थोड़ा दूरी बनाइए। सोशल मीडिया से थोड़ा कट के रहिए। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा, वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मेंटेन रख के रखिए अपने आप को।
सबसे चीज़ मायने रखने वाली चीज़ें तो यही है। बाकी कंटिन्यूटी आप में एक तरीके का लगाव, एटीट्यूड, वो चीज़ें, डेडिकेशन, पेशेंस, ये चीज़ें तो आप में होनी ही चाहिए। ये तो इसका अभिन्न पार्ट है, क्योंकि 4-5 साल 6 साल आराम से लगते हैं काम बच्चे को यूपीएससी करने में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें जान के। तो सर का कहना है कि आप सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ रहें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिनसे आपको पॉजिटिविटी आ रही है आपके दिमाग में। अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कोई कर रहा है तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए और बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री रहिए। आप थोड़ा टाइम अपने स्ट्रेस को निकालने के लिए भी दीजिए, पूजा में, नमाज में, किसी भी चीज़ में आप थोड़ा घूम के आइए। सर आपने बहुत ही ये अंदर की जानकारी जो दी है, हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप राहे सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इंस्पायर की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।